डियर ऑल, हमारा टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। आईपीसी में सेक्शन 354 ABCD एंड सेक्शन 509 जो है वो हैरेसमेंट रिलेटेड आरोपों पर डील करता है। अगर कोई मेल एम्प्लॉय या कोई पुरुष हैरेसमेंट, ह्यूमिलिएट करता है, मॉलेस्ट करता है या किसी महिला को प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो फिर आईपीसी का सेक्शन 354 और सेक्शन 509 इसमें डील करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट की क्लियर डेफिनेशन आईपीसी के ये दोनों सेक्शन में कवर अप नहीं था। इस कारण कई आरोपी ऐसे कुकृत्य को, ऐसी घटना को अंजाम तो देते थे लेकिन वो बच जाते थे। फिर उसके बाद 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जो बेसिकली भौरी देवी का मामला होता है। भटेरी, राजस्थान के भटेरी गांव में वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि सरकार की योजना रहती है, उसके थ्रू साथीन के तौर पर भौरी देवी जो है वो राजस्थान के बहुत सारे गांवों में चाइल्ड मैरिज और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ जो है जैसे डावरी वगैरह प्रिवेल कर रहा था, उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। एक अपर कास्ट के फैमिली में एक बच्ची का चाइल्ड मैरिज हो रहा था। भौरी देवी उसको रोकती है लेकिन रोकने का अंजाम बहुत बुरा होता है। भौरी देवी के हस्बैंड के सामने ही वो अपर कास्ट का पर्सन जो गुज्जर होता है वो उनका भतीजा और 4-5 लोग मिलकर भौरी देवी को गैंगरेप करते हैं। लेकिन अदालत की प्रक्रिया और पुलिस का जो एक्शन होता है वो इतना स्लो होता है कि भौरी देवी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो विशाखा गाइडलाइन जारी करती है। ये विशाखा जो है वो एक एनजीओ होता है, क्योंकि सामाजिक मुद्दों के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए भौरी देवी लंबे समय से काम कर रही होती है। तो जब भौरी को न्याय नहीं मिलता है तो राजस्थान के बहुत सारे एनजीओ जो है वो भौरी देवी के साथ के लिए जनहित याचिका दायर करते हैं, PIL फाइल करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीरियसली हैंडल करती है और हमारे बीच विशाखा गाइडलाइन आता है। विशाखा गाइडलाइन वो पहला गाइडलाइन है जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट टर्म को क्लियरली डिफाइन किया गया। अब तक लोगों को यही लगता रहा कि सिर्फ फिजिकल फेवर मांगने को, फिजिकल कांटेक्ट को या इसी के इर्द गिर्द कुछ अपराध हो रहे हैं वही सेक्सुअल हैरेसमेंट है। लेकिन विशाखा गाइडलाइन ने बताया कि वर्बली या नॉन वर्बली जेस्चर के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू भी हैरेसमेंट होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद, गाइडलाइन के बाद एम्प्लॉयर को कुछ ड्यूटी दी गई। एम्प्लॉयर को यह सख्त निर्देश दिया गया कि महिलाओं के साथ अगर कार्यस्थल पर इस तरीके के घृणित अपराध होते हैं तो ये आप लोगों की ड्यूटी है, एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि उनके बिहाफ में जाकर, अगर महिला डरी हुई है, सहमी हुई है, और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा टैबू है, सोसाइटी नहीं चाहता है कि कोई महिला इस तरीके के घटनाओं पर हाईलाइट हो या ऐसे मामलों को उजागर करे, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उस महिला जो कि वर्क प्लेस में जो एम्प्लॉई है उसके बिहाफ में जाकर FIR, कंप्लेन जो है वो लॉन्च करे, रजिस्टर करे। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी विशाखा गाइडलाइन के जरिए गाइडलाइन मिलता है
कि ये सरकार की भी ड्यूटी है कि अगर इस तरीके का कोई मामला आ रहा है तो फिर उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और ओवरऑल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है हमको सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए रखना चाहिए। विशाखा गाइडलाइन एम्प्लॉयर को ये कहता है कि ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वर्क प्लेस में काम करने लायक माहौल बनाया जाए, और खास करके मेल स्टाफ को ये सजेस्ट किया जाए, बता दिया जाए क्लियर कट कि आपका क्या दायरा है। विशाखा गाइडलाइन तो हमारे बीच आ जाता है, लेकिन उसके बाद पोस्ट विशाखा मतलब विशाखा गाइडलाइन के बाद भी 2-4 ऐसे फेमस केस लॉ होते हैं जो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि विशाखा गाइडलाइन में जो एम्प्लॉयर को काम दिया गया, जो सरकार को एक्टिव होने की सलाह दी गई, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी या वर्क प्लेस में माहौल अच्छा करने की जो नसीहत मिली है वो बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। सारे एम्प्लॉयर इसको मान ही नहीं रहे हैं। ये कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया गया है, बाकियों का ध्यान इस पर नहीं है। इसी कड़ी में एक फेमस केस लॉ है मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब मैं बता चुकी हूँ कि विशाखा जजमेंट तो 1997 में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि भाई अगर किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पे हैरासमेंट हो रहा है तो ये आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 अंडर सेक्शन 1G जो है इसका उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। महिला एकदम फ्री है कि वो वर्क प्लेस में काम करे, उसको अपना ट्रेड ऑक्यूपेशन करने दिया जाए। महिला डिग्निटी के साथ अपने जीवन को जी सकती है, उसको राइट टू लाइफ है, और सिर्फ जीने का हक नहीं है, डिग्निटी के साथ जीने का हक है। तो सेक्सुअल हैरासमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का विशाखा जजमेंट आया वो क्लियर कट बता रहा था कि अगर किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पर ये हैरासमेंट जैसा कुछ हो रहा है तो उसमें महिला का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। डिस्पाइट जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने विशाखा गाइडलाइन को सीरियस लिया, लेकिन हर जगह ये नज़र नहीं आ रहा था। फिर लगभग 16 साल के बाद हमारे पास पॉस एक्ट आता है। पॉस एक्ट जो है वैसे तो एक फुल फ्लेज्ड लेजिस्लेशन है, लेकिन उससे एक शिकायत ये है कि वो जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन नहीं है। वो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा, वर्क प्लेस में कार्यस्थल पर महिला के उत्पीड़न को रोकता है, पर आज के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में नज़र आता है कि पुरुषों का भी शोषण हो रहा है। उसके लिए ये पुरुषों के लिए ये कानून नहीं है। मेधा कोटवाल लेले जो है वो एक पिटीशन फाइल करती है, और जब ये पिटीशन फाइल होता है फिर सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियसली लेता है, और ख़ास करके मेधा कोटवाल लेले जो है वो एक एनजीओ से जुड़कर आलोचना एनजीओ है, उसके जरिए जो है पहले लेटर देती हैं। उस लेटर को जनहित याचिका माना जाता है, पीआईएल की तरह लिया जाता है, और उसके बाद कुछ बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है। अब सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है उनका कहना है कि विशाखा गाइडलाइन जो है बस सिर्फ नाम का रह गया है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम लोगों को लीगल इफेक्ट में लाना होगा। गाइडलाइन को लोग गाइडलाइन की तरह ले रहे थे, एक छोटा मोटा रूल मान रहे थे। अगर वो चीज़ एक्ट में रहती तो फिर उसके साथ आदमी लीगल बैटल जो है महिला जो है उससे लड़ सकती थी। अगर विशाखा गाइडलाइन था तो नो डाउट हमारे पास सेक्सुअल हैरासमेंट का एक डेफिनेशन मिल गया था, एम्प्लॉयर को उसकी ड्यूटी बताई गई, लेकिन सारे एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटी मान कहाँ रहे थे। तो उसके बाद ये एहसास किया गया कि ये गाइडलाइन जो है कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तब एक सेपरेट लेजिस्लेशन हमें 16 साल के बाद मिल जाता है, और उसके बाद जो है पॉस का नियम कानून हम पर लागू हो जाता है। आज भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आपको मालूम है कि बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, सेमिनार होता है जिसमें क्लियर कट बताया जाता है कि आप अगर पुरुष हैं, आपके साथ महिला साथी जो काम कर रही है, आपको कितने दायरे में रहना है।
वो कौन कौन सा कंडक्ट एक्ट बिहेवियर होगा जिससे महिला के साथ हैरेसमेंट होगा। और ये बहुत बारीक बातें जो हैं वो पॉस एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइन है। यहाँ तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में जो 8 चैप्टर और 30 सेक्शंस हैं, हर इंसान को, आप जॉब करते हो ना करते हो, लेबर लॉ या खास करके हैरासमेंट से जुड़ा एक्ट एक बार आपको अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपको जीवन जीने सिखाता है। तो मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ये केस जो है वो बताता है कि विशाखा गाइडलाइन प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है। ये उजागर करता है कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया, पर मान कौन रहा है? मान तो कुछ ही लोग रहे हैं। और 19 अक्टूबर 2012 को इस मामले में फैसला भी आता है और ये कहा जाता है कि भाई अब हमें एक सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। अब एक कानून बनाना होगा, ठोस कानून, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मेधा कोटवाल रहते हैं, उनके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे एनजीओ के लोग जो हैं वो PIL फाइल करते हैं और साफ साफ उस PIL में लिखते हैं, मेंशन रहता है कि चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, विशाखा गाइडलाइन को लोग मान नहीं रहे हैं। एम्प्लॉयर जो है, शिकायत समितियां जो है, जो कंप्लेंट कमेटी बनाने की बात विशाखा गाइडलाइन ने कहा था कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना दे ताकि ऐसे मामले का सॉर्ट आउट तुरंत से तुरंत हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये बातें हो ही नहीं रही थी। इसलिए भी नहीं हो रही थी बेसिकली कि ऐसे मामले को अगर कोई कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा मामला ज़्यादा हाईलाइट होगा तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूटेशन जो है वो खतरे में आ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो महिला जो है, विशाखा गाइडलाइन तो था हमारे साथ, लेकिन महिलाओं को उत्पीड़न झेलना ही पड़ रहा था क्योंकि कठोर जो है एक मजबूत कानून हमारे पास नहीं था। फिर 2013 में हमारे पास पॉस आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विशाखा गाइडलाइन जो है वो सिर्फ सजेशन नहीं है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं, ये गाइडेंस नहीं है, बल्कि इसको अनिवार्य कीजिए, इसको कंपलसरी कीजिए। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि मन किया तो मान लिए, नहीं मन किया तो नहीं मान लिए। प्रॉपर आपको एकदम जांच कमेटी बनाना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए भाई जो ऐसा कोई मिसकंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा बोला गया कंप्लेंट कमेटी भी बनाइए भाई, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ऑफिस के स्तर पर। लेकिन ये हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और जनरली ये नहीं होने के कारण विशाखा गाइडलाइन हमारे पास था भी तो बस एक रूल की तरह, बस एक दिखावे के लिए था, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। खास करके प्रोफेशनल संस्थाओं पर भी लागू करवाने की बात हो रही थी कि अगर कोई CA इंस्टीट्यूशन है, CS इंस्टीट्यूशन है, CA प्रोफेशनल जहाँ पर काम करे वहाँ पर भी इसको लागू करो, या मेडिकल जो इंस्टीट्यूट हैं उन जगहों पर भी इसको लागू करना चाहिए। तो सारे संस्थान, चाहे वो प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, सब जगह पर महिलाओं को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अवेयरनेस ज़रूरी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए। सब महिला पुरुष को बात ये मालूम होना चाहिए, पुरुषों को क्लियर कट ये बता दो पॉस ट्रेनिंग देकर, पॉस के कैंप के जरिए कि भाई अगर ऐसा कुछ करते हो तो फिर इसका खामियाजा जो है वो बहुत हार्ड है, भुगतना पड़ेगा। तो ये मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस लॉ है, बेसिकली विशाखा गाइडलाइन नहीं एप्लीकेबल हो रहा है ढंग से, इस बात को लेकर PIL फाइल होता है और जिसमें बहुत सारे NGO मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाते हैं कि आपने तो भाई गाइडलाइन दे दिया था लेकिन मान कोई नहीं रहा है, और हमारे पास गाइडलाइन तो है लेकिन अगर उसको एप्लीकेबल नहीं कर रहे तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो है चलता रहेगा। पूरा का पूरा जो पहलू यही है कि विशाखा का जो भी गाइडेंस था उसका पालन नहीं हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एहसास हो गया कि बात तो सही है, हमारे गाइडेंस को माना तो नहीं जा रहा है, तो अब कानून बनाना ही पड़ेगा। अब हल्के में सिर्फ गाइडेंस से काम नहीं चलने वाला है। तो मेधा कोटवाल लेले जो केस लॉ है ये स्पष्ट कर देता है कि विशाखा जो गाइडलाइन है वो सिर्फ गाइडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आपको ये मानना है
और एकदम ये नियम बनना चाहिए इसके लिए। इसी के कारण इसको कानून बना दिया गया, सेपरेट एक्ट बना दिया गया, इन्हीं सब के कारण, क्योंकि विशाखा गाइडलाइन को लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। उसके बाद हमारे पास पॉस एक्ट आ जाता है, जो आपको मालूम है। एक और केस लॉ है पोस्ट विशाखा का, जिसको जानना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बनाऊंगी।